यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह की मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जुलाई 2019 को कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में वहां बेंगलोर आती है, मगर अगले ही दिन वह बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूजा की हर जगह पे तलाशी स्टार्ट हो जाती है। तलाशी के दौरान पुलिस एक ऐसी जानकारी को निकाल कर लाते हैं जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। जाँच के दौरान ये बातें सामने आती है कि पूजा ने एक नादानी की थी और पूजा की गायब होने की वजह पूजा की वही छोटी सी नादानी थी। जो गलती पूजा ने की थी वही गलती हम आए दिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते रहते हैं। आखिर क्या थी पूजा की नादानी और पूजा के साथ क्या कुछ हुआ, मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। यकीन मानिए इस कहानी को सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। पूजा की इस पूरी कहानी से हम लोगों को लाइफ चेंजिंग सीख भी मिलती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये कहानी पूजा सिंह देव नाम की एक औरत की है। पूजा कोलकाता की रहने वाली थी और इनकी उम्र 32 साल थी। कुछ सालों पहले तक पूजा मॉडल की काम करती थी। बाद में इन्होंने इवेंट मैनेजर के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया था। पूजा की शादी 7 साल पहले ही हो चुकी थी और वो अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता में ही रहती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले की वजह से बेंगलुरु आना पड़ता है। पूर्वग्राम बेंगलुरु के परम्परा अग्रहरा नाम के जगह पर होना था। अपनी डेली शेड्यूल के मुताबिक पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलोर के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करती है। एयरपोर्ट पे आने पर पूजा ओला टैक्सी को बुक करती है और वहाँ होटल पे आती है। जब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी तो रास्ते के बीच पूजा और ड्राइवर के बीच कुछ बातचीत हुई। इस बीच ड्राइवर का बिहेवियर पूजा को बहुत ही अच्छा लगता है और इन्हीं बातों में पूजा होटल तक पहुंच जाती है। पूजा कार से उतरती है और होटल में जाने से पहले वह ड्राइवर को कहती है, अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई 2019 को सुबह 4 बजे मुझे इसी होटल से पिकअप कर लेना, क्योंकि सुबह में ही मेरी बेंगलुरु से कोलकाता के लिए फ्लाइट है। 1200 रुपए में इनकी बात तय होती है और ड्राइवर हाँ बोलता है। वह यहाँ से चला जाता है। अब तारीख आती है 31 जुलाई 2019। सुबह के 4:45 पे पूजा अपने पति के पास टेक्स्ट मैसेज भेजती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग और बताती है कि मैं सही टाइम पे कोलकाता पहुंच जाऊंगी। पूजा के बताए गए टाइम पे पूजा का पति कोलकाता में पूजा का इंतजार करता है एयरपोर्ट पे, मगर पूजा नहीं आती है। यहाँ तक कि शाम भी हो जाती है मगर फिर भी पूजा नहीं आती है। अब काफी देर होने के बाद पूजा का पति दोस्तों रिश्तेदारों के पास कॉल लगाने लगता है, मगर कहीं से भी पूजा के बारे में कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है। पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे और कॉल लगाने पे दोनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इस वजह से पूजा की परिवार वालों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये लोग पूजा की तलाश में लगे ही हुए थे, तभी पूजा की फोन से इनके पास एसएमएस आता है। उसमें लिखा था कि आई एम हैदराबाद, सम इमरजेंसी नीड कैश। पूजा अपने पति के पास एक और एसएमएस भेजती है और अर्जेंटली अपने पति से 5 लाख रुपए मांगती है। इन मैसेजेस को देखकर पूजा का पति पूजा के पास तुरंत कॉल करता है, मगर अभी भी पूजा की फोन स्विच ऑफ ही आ रही थी। थोड़ी देर के बाद पूजा का पति पूजा के पास मैसेज करता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे कॉल पे बात करो। इस मैसेज का दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता और फिर मैसेज का सिलसिला भी बंद हो जाती है। पैसों के डिमांड वाले मैसेज से पूजा के पति को शक होता है कि कहीं पूजा खतरे में तो नहीं है। वहां भागते हुए सीधा कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और यहां पर पूजा की मिसिंग रिपोर्ट को लिखवाते हैं। इस बीच वहां पैसे वाले मैसेज का भी जिक्र करते हैं। कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट को तो दर्ज कर लेती है, मगर इस रिपोर्ट पे कोई भी कार्रवाई नहीं करती। यहाँ तक कि कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से पूजा के घर वालों को कोई भी अपडेट नहीं मिलती। अब पूजा के परिवार में एक अलग तरह की हलचल मची हुई थी और वहीं बेंगलुरु में पुलिस एक केस को सॉल्व करने में उनके पसीने निकल रहे थे। बेंगलुरु में मामला ये थी कि 31 जुलाई 2019 को स्थानीय पुलिस वालों को कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में पड़े एक लाश की जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पर आती है और लाश की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। ये लाश एक औरत की थी। हालांकि इस औरत के चेहरे को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरह कुचल दिया गया था। इस डेथ बॉडी के आसपास कोई भी ऐसा क्लू नहीं बचा हुआ था जिससे इस औरत की पहचान हो सके। डेथ बॉडी मिलने के बाद पुलिस इस डेथ बॉडी की सारी जानकारी सभी पुलिस स्टेशन में पहुंचाती है और अलग अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट को मंगवाती है, क्योंकि उन रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स के आधार पर इस डेथ बॉडी की पहचान हो सके। मगर कहीं से भी इस डेथ बॉडी की पहचान नहीं होती है। काफी इंतजार के बाद जब इस डेथ बॉडी की पहचान नहीं होती है तो पोस्टमार्टम के बाद कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में इस औरत की डेथ बॉडी को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है और उस डेथ बॉडी के पास मिले सम्मानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले डेथ बॉडी के शरीर पे बने टैटू का भी फोटो ले लिया जाता है।
बेंगलुरु पुलिस उस औरत की डेथ बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था, मगर अभी भी उनकी कोशिश जारी थी कि कैसे भी कर हमें उस औरत के परिवार को ढूंढना ही पड़ेगा। इसी कोशिश के दौरान पुलिस की जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों को पता लगाना शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस उस महिला के शरीर पे बने टैटू की मदद से उसके परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद भी उस औरत के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस कपड़ों की मदद से उस औरत की पहचान करने की कोशिश करती है। पुलिस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों के ब्रांड के बारे में पता लगाते हैं और फिर ब्रांड आउटलेट पे जाकर 2 साल के अंदर में देश में उस साइज के बिके कपड़ों के सारे कस्टमर के बारे में जानकारी निकालते हैं। ये काम आसान नहीं था, मगर इसके बावजूद भी पुलिस कई दिनों तक इसी काम में लगे रहते हैं। इसी छानबीन के दौरान पुलिस को मालूम पड़ती है कि इस साइज के कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई है। अब इसी आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोलकाता तक चले आते हैं। अब यहाँ आने पर पुलिस कोलकाता के हर एक थाने में दर्ज हुए मिसिंग रिपोर्ट को मंगवाते हैं। सभी मिसिंग रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी करने के बाद कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट बेंगलुरु में मिली लाश का हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल को अच्छे से स्टडी करने के बाद बेंगलुरु पुलिस ये पता लगा लेती है कि कहीं न कहीं कि बेंगलुरु में जो हमें लाश मिली थी वो किसी और की नहीं, पूजा सिंह देव की हो सकती है। और ये रिपोर्ट कोलकाता न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इसी के बाद बेंगलुरु पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त 2019 को पुलिस पूजा के भाई के पास कॉल करते हैं। खबर मिलते ही पूजा का भाई बिना किसी को बताए फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चला आता है। वहाँ पर पुलिस डेथ बॉडी के पास मिले सारी चीजें और उस टैटू को दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर सारी चीजें देखने के बाद पूजा के भाई ये कंफर्म कर देता है कि वो डेथ बॉडी किसी और की नहीं, मेरी बहन पूजा सिंह की थी। इसके बाद तुरंत पूजा का भाई अपने जीजा और अपने पिता के पास कॉल करता है और इन सारी वाकया के बारे में बताते हैं। जानकारी मिलते ही वो लोग भी अगले दिन फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चले आते हैं। ये लोग भी बेंगलुरु आकर पूजा की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। अब जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की बड़ी ही लापरवाही सामने आती है। पूजा के गायब होने के बाद पूजा के पति ने कोलकाता में उसकी मिसिंग रिपोर्ट को लिखवाई थी। उस रिपोर्ट में पूजा को बेंगलुरु जाने के बारे में भी जिक्र किया गया था। ढंग से ये होना चाहिए था कि कोलकाता पुलिस तुरंत इस मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बेंगलुरु पुलिस को इस बारे में जानकारी दे, मगर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोलकाता पुलिस फाइल को वैसे ही धूल खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये तो बेंगलुरु पुलिस की मेहनत थी जो पूजा के परिवार वाले मिल पाए। खैर, पुलिस ने तो ये पता लगा लिया था कि मरने वाली औरत कौन है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस महिला की हालत किसने की। पूजा की ईमेल की एक्सेस पूजा के पति के पास भी था। उन ईमेल से मालूम पड़ता है कि पूजा बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद होटल जाने के लिए ओला कैब बुक की थी। अब पुलिस वाले सब उसी ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। तो जांच पड़ताल के दौरान पुलिस वालों को मालूम पड़ता है उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग पूजा नहीं की थी, यानी कि 17-18 दिनों से उस ओला कैब की बुकिंग किसी दूसरे कस्टमर ने नहीं की है। पुलिस उस ओला कैब की डिटेल्स निकालती है तो मालूम पड़ता है कि उस ड्राइवर का नाम HM नागेश था। उसकी उम्र 22 साल है। अब पुलिस मोबाइल के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसी ट्रेसिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है कि जब पूजा के पति के पास पैसों के डिमांड वाला मैसेज आया था, तब पूजा की मोबाइल फोन की लोकेशन और नागेश की मोबाइल फोन की लोकेशन एक ही जगह पर थी। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस वाले सब ओला ड्राइवर नागेश के पीछे पड़ जाते हैं और बहुत जल्द पुलिस वाले सब नागेश को गिरफ्तार कर लेते हैं। पहले तो नागेश पुलिस वालों के हर एक बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। जब पुलिस वाले सब 2-4 ढापर घिंच कर लगाते हैं और पूछते हैं, तब वह सच सच बताना स्टार्ट करता है। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने ओला ऐप से नागेश की कार को बेंगलुरु प्रेसेंट रोड से सहारा पेवेलियन होटल तक छोड़ने के लिए बुक किया था। इसी सफर के दौरान पूजा ड्राइवर से काफी ज्यादा बातचीत करती है। नागेश का व्यवहार पसंद आने पर उसे कहती है कि अगली सुबह यानी कि 31 जुलाई 2019 को मुझे सुबह जल्दी एयरपोर्ट जाना है। अगर तुम चाहो तो मुझे आकर पिक कर लेना, क्योंकि इतनी सुबह मुझे दूसरी कार समय पर न मिले। नागेश इसके लिए राजी हो जाता है और इनके बीच 1200 रुपए तय होता है। ये डील होते ही नागेश के दिमाग में शैतानी ख्याल आने शुरू होते हैं। वहाँ पूजा को लूटने की प्लानिंग करने लगता है। नागेश को लगता है कि पूजा बहुत ही ज्यादा धनी है, यानी कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब इसी लालच में नागेश पहले तो दुकान से चाकू खरीदता है और उस चाकू को वहाँ अपने कार के सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा वहाँ कार का जैक रॉड अपने पास ही रख लेता है। अब डील के मुताबिक नागेश पूजा को लेने के लिए सुबह 4:45 पे होटल पहुँच जाता है। पूजा भी एयरपोर्ट जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वहाँ जल्दी से आकर कार में बैठती है और कार एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। पूजा काफी ज्यादा थकी थी, वह अच्छे से नींद भी नहीं ली थी, इसीलिए रास्ते के बीच कार के अंदर ही पूजा की आंख लग जाती है।
अब जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई तो वह एयरपोर्ट की रास्ते को छोड़कर दूसरे किसी सुनसान रास्ते की तरफ अपनी कार को मोड़ लेता है। अब पूजा नींद में थी, इसीलिए उसे इस बारे में नहीं मालूम पड़ती है। अब नागेश अपनी कार को लेकर एक सुनसान इलाके में आ चुका था। वहाँ सुनसान इलाके में आते ही कार को रोकता है और पूजा को नींद से जगाता है और पूजा को उसके पास मौजूद हर एक सामान को जल्द से जल्द देने के लिए कहता है। पूजा अपना सामान देने से इनकार कर देती है और वह जोर जोर से चीखने लगती है। वह चीख पाती उससे पहले ही नागेश अपने कार से एक रॉड को निकालता है और पूजा के सर पर बहुत ही जोर से वार करता है। अब रॉड की चोट की वजह से पूजा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। पूजा के बेहोश होने के बाद नागेश जल्दी से पूजा को उठाकर जल्दी से अपने कार के अंदर डालता है और वहाँ पूजा को लेकर का दायरा बनहली नाम के जगह पर चला जाता है। यहाँ आकर वहाँ अपनी कार को एयरपोर्ट के कंपाउंड में खड़ा करता है। यहाँ कार रुकते ही पूजा को होश आती है। वहाँ दरवाजा खोलकर लड़खड़ाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है। ये देखकर नागेश पूजा के पीछे दौड़ता है और अपने पास रखा चाकू को निकाल कर पूजा के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना स्टार्ट कर देता है। लगातार चाकू की वार की वजह से पूजा पूरी तरह लहूलुहान हो जाती है। वह मदद के लिए चीख भी रही होती है, मगर इतनी सुबह उसकी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा के ऊपर कम से कम 22 बार चाकू से वार किया गया था। इतने हमले के बावजूद भी पूजा की सांसें अभी भी चल रही थी। अब ये देखकर नागेश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पास ही में रखा एक पत्थर को उठाता है और उसके छाती पर बहुत ही जोर से वार करता है। पत्थर की वार की वजह से पूजा की सांसें टूट जाती है। नागेश ने तो पूजा की जान ले ली थी, मगर उसे एक डर सता रही थी कि पूजा की पहचान हो जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए वह उसी पत्थर को उठाता है और वह पूजा के चेहरे पर बार बार हमला करने लगता है। नागेश पूजा के चेहरे पे तब तक पत्थर से वार करता है जब तक पूजा की चेहरा बुरी तरह खराब ना हो जाए। अब चेहरा पूरी तरह खराब होने के बाद नागेश पूजा की डेथ बॉडी को वहीं झाड़ियों में फेंक देता है। इसके बाद वह पूजा के पास रखे सारे सामान को अपने कब्जे में ले लेता है। अब नागेश को पूजा के पास से उम्मीद था कि मुझे करीबन लाखों रुपए से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन पूजा के पर्स में सिर्फ 500 रुपए और 2 क्रेडिट कार्ड थे। इसके अलावा पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे, एक एप्पल का था और दूसरा वीवो कंपनी का था। नागेश 500 रुपए और दोनों मोबाइल को लेकर यहाँ से चला जाता है। पास की मोबाइल के दुकान पे जाकर किसी भी तरह कर वहाँ वीवो फोन की IMEI नंबर को बदलवा देता है ताकि मेरी चोरी किसी से पकड़ी न जाए, और आईफोन को सस्ते दामों में बेच देता है। इसके अलावा वहाँ पूजा के मोबाइल वॉलेट से करीबन 1000 रुपए अपने फोन के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। इसी के बाद वहाँ वीवो मोबाइल से अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में पूजा के पति से 5 लाख रुपए का डिमांड करता है, मगर टूटी फूटी अंग्रेजी को देखकर पूजा के पति को यकीन हो जाता है कि ये शब्द पूजा के तो नहीं लिखे गए हैं। इसी के बाद वहाँ पूजा की मिसिंग रिपोर्ट को लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये सब कुछ टल सकता था अगर पूजा ने छोटी सी नादानी नहीं की होती तो। दरअसल पूजा ने जब ड्राइवर से सुबह सुबह पिक करने की बात की थी तो ये डील ओला ऐप के माध्यम से नहीं, बातों के जरिए डील हुई थी। पुलिस के मुताबिक पूजा ने अगर ये राइड ऑनलाइन की होती तो शायद नागेश ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ड्राइवर का पकड़े जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है और इस स्थिति में उसके पास मदद बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। लेकिन कुछ पैसे बचाने के लिए या फिर सुबह जल्दी कार न मिलने की वजह से पूजा ने ड्राइवर से ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर ली, यानी कि बातों ही बातों में बातचीत कर ही इस डील की कीमत पूजा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अक्सर कार बुकिंग ऐप तथा पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग ऑफ डीलिंग मत कीजिए। ऐसा कर आप लोग कुछ पैसे तो बचा सकते हैं, मगर इसमें आपकी जान पे खतरा आ सकती है और आपके साथ बुरा हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहिए। फिलहाल अब नागेश के बारे में बात करें तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। उसके ऊपर पूजा की हत्या, सबूत मिटाने तथा लूटपाट करने जैसी गंभीर धाराओं की मामला उसके ऊपर चल रही है। 2021 में पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी। इस वक्त नागेश सलाखों के पीछे बंद अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। गाइज, आप लोगों के मुताबिक ऑनलाइन कैब बुकिंग के दौरान कौन कौन सी सावधानियों को बरतनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूंगा।